Hi guys, welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. Today I have a very special guest with me, Muskan Mishra, the scholar of our batch, and she has also cleared her NEET 2021 and she has specifically scored 360 on 360 in the biology part. तो मैं इनको इस वीडियो के लिए इसलिए बुलाया ताकि ये अपनी 360 on 360 वाली स्ट्रेटेजी शेयर कर सके और आप लोग को भी पता चल सके क्या अलग अलग तरीके से इंसान स्कोर कर सकता है. तो आई विल हैंड ओवर माइक टू मुस्कान. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ओम फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन. हालांकि ये मुझे स्कॉलर बोल रहा है पर ये भी कुछ कम नहीं है. मेडिकल स्टडीज़ के साथ व्लॉगिंग करना, यूट्यूब चैनल पे इतने अच्छे वीडियोस अपलोड करना, इट्स लाइक अप्रिशिएबल थिंग. कूडोज टू हिम. एंड तो सबसे पहले बायोलॉजी में फुल मार्क्स स्कोर करने से पहले आप लोग को टारगेट पता होना चाहिए. क्यों आप लोग को बायो में फुल मार्क्स का स्कोर टारगेट करना चाहिए, क्यों उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, क्या कैसे सिचुएशंस आती है जहां बायो के मार्क्स ही आपको सेव कर सकते हैं. तो मुस्कान विल एक्सप्लेन दिस फर्स्ट. ओके सो येस, बायोलॉजी क्यों पढ़ना है ये पहले पता होना चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ मेडिको. तो सबसे पहली चीज़ कि 360 उसका मार्क्स का वेटेज है विच इज़ हाफ ऑफ योर नीट वेटेज. तो अगर तुम्हारा वो अच्छा है तो यू विल हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड यू विल बी मेंटली रिलैक्स्ड कि मेरा हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन. देन उसके बाद सेकेंड थिंग यू हैव इज़ कि बायोलॉजी विल टेक लेसर टाइम ऑफ योर्स कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, चाहे तुम उसमें कितने भी अच्छे हो. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अगर दो लोगों का स्कोर सेम है, लाइक इफ इट इज़ क्लैशिंग, so the one who has scored better in biology will be getting a priority and that will decide your rank. And NEET aspirant से अच्छा कौन जान सकता है कि rank has a worth that no one can tell. So now let's dissect कि अगर ये कोई एक चैप्टर चालू करती थी बायोलॉजी का तो क्या क्या इनके अप्रोचेस ऐसे थे, कैसे ये एनसीईआरटी सॉल्व करती थी या पीवाईक्यू कब करती थी या अपने सोर्स ऑफ क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करती थी, कि कैसे इन्होंने अपनी एनसीईआरटी में इतने ज़्यादा एस कर ली कि इनके 360 on 360 आए. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं कोई भी चैप्टर रीड करती थी तो उसको सीरियसली फुल कंसंट्रेशन के साथ रीड किया. फर्स्ट रीड एकदम सिंपल, उसके बाद सेकेंड टाइम आई विल यूज़ हाईलाइटर्स जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा, स्टार मार्क किया कुछ चीज़ों को, अंडरलाइन किया. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. देन सेकेंडली मैंने जो भी साइड में एक्टिव स्पेसेस दिए थे उसमें जो बड़े बड़े पैराज हैं, पैसेजेस हैं, उसकी जगह पे मैंने उसको जॉट डाउन किया एज फ्लो चार्ट्स. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कुछ ट्रिक्स, कुछ निमोनिक्स, ये मैंने साइड में उसके लिख दिए सो दैट मेरा टाइम सेव हो. लाइक इफ आई एम रीडिंग अ थिंग अगेन एंड अगेन तो मुझे नेक्स्ट टाइम उसका बेनिफिट होना चाहिए. सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी. एंड थर्डली वॉट आई डिड वॉज कि जो समरी दी रहती है, लाइक इट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. उसमें कई पॉइंट्स ऐसे दिए हैं जो मेन टेक्स्ट में भी नहीं दिए हुए. एक एग्जाम्पल मैं दूंगी. जैसे सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है उसमें दिया है समरी में कि जीवन फेज में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है, राइट, बट दिस थिंग इज नॉट गिवन इन द एंटायर टेक्स्ट ऑफ दैट चैप्टर. उसके बाद इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर ऑफ क्लास 12th उसमें समरी में दिया है कि पार्ट्यूरेशन में 3 हार्मोन्स प्ले अ क्रूशियल रोल, दैट इज कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन. पर जो मेन कंटेंट है उसमें ऑक्सीटोसिन बताया हुआ है बट कॉर्टिसोल दे हैव नॉट मेंशन्ड. सो दीज आर द थिंग्स. अगर एमसीक्यू में आ गया तो यू विल बी लाइक आउट ऑफ एनसीईआरटी था, पर द थिंग इज आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी. एंड उसके बाद फोर्थ थिंग व्हाट आई डिड वाज कि जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया रहता है बिफोर एनी यूनिट का बिगनिंग में, तो उसमें यू नीड टू रीड इट हार्डली फॉर 10 minutes. उसमें तुम जो भी इंपॉर्टेंट है वो एक्सट्रैक्ट कर लो, हाईलाइट कर दो एंड यू विल बी हैविंग एन एक्स्ट्रा एज. एंड जितना अच्छे से किया होगा उतना कॉन्फिडेंस होगा. एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी. जैसे फॉर एग्जांपल अपने 2019 वाले पेपर में नीट के क्वेश्चन था कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को किसने डिस्क्राइब किया था, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को. सो इट वाज GN रामचंद्रन एंड वो हमारे समरी में दिया हुआ, ये साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में. सो दिस वाज नॉट समथिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी. एंड यू नो इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे वो लगी जो मैं भी करता था कि एनसीईआरटी के एक्टिव स्पेसेस को बहुत अच्छे से यूज़ करती थी. यू नो इंस्टेड ऑफ रीडिंग, हम एनसीईआरटी रीड करते लेकिन हर बार लाइन और पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं है. ये इनका भी रहता था, एक्टिव स्पेसेस को बहुत अच्छे से यूज़ करती थी. तो शी विल एक्सप्लेन नाउ. एक्टिव स्पेसेस में लाइक कोई बड़ा प्रोसीजर है, इफ इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, यू कैन मेक द डायग्राम्स जिसमें कि क्लियर कट स्टेप्स लिखे हैं. फॉर एग्जांपल इफ इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस यू कैन राइट कि स्पर्मेटोगोनियम टाइप A, टाइप B, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 1, देन यू विल राइट स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, वो जो भी है प्लॉइडी लेवल्स लिख दो. तो कंसेप्चुअली बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बस उसको एक बार देखने की ज़रूरत है. वन थिंग आई वुड ऑल्सो लाइक टू स्ट्रेस इज कि जो डायग्राम्स होते हैं उस पर भी ध्यान देना होगा. लाइक पहली चीज़ तो डायग्राम्स को अच्छे से देख लो, लेबलिंग वगैरह, बिकॉज दैट कैन बी आस्क्ड. एंड इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. एक एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव कि कारा का डायग्राम दिया हुआ है.
in the first chapter of our class 12th, that is reproduction in living organisms, chapter taken for granted. But उस चैप्टर में जो कारा का डायग्राम है ना, दे हैव शोन कि जो एंथेरिडियम है और जो ऊगोनियम है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर है. सो इट मीन्स इट इज़ मोनोशियस, पर कारा इज मोनोशियस ऐसा कहीं पे दिया नहीं है. सो इफ़ दे गिव अ स्टेटमेंट लाइक दिस इट विल बी ट्रू, एंड आप ये समझ पाओगे तभी आप उसको क्रैक कर पाओगे. सो दिस इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो एग्जैक्टली लोग कहते हैं कि नीट में पिछले 5-6 साल से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो सबसे पहले तो आप गारंटी मत लो कि अब डायग्राम बेस्ड नहीं आएगा. एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम के लिए नहीं करना. डायग्राम में कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है जो एनसीईआरटी अपने सब टेक्स्ट या मेन टेक्स्ट में नहीं लिखा रहता, इसलिए डायग्राम को समझना भी इंपॉर्टेंट है. उसके नीचे वो डिस्क्रिप्शन दिया इंपॉर्टेंट है. हर आजू बाजू की जो लेबलिंग है वो भी आपको सब अच्छे से करनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कोई स्टैंडर्ड या अच्छी बुक पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ और लेबलिंग दी रहती है, लेकिन अल्टीमेटली नीट में तो वही कंसिडर होगा जो आपका एनसीईआरटी का लेबलिंग था. तो हर एक लेबल हर एक डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ लेट्स फोकस कि पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस रहता था बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली, किससे आपको कितना आपको एस मिला, क्योंकि हर बार हम हर एक लाइन रट्टा मार सके लर्न कर सके ज़रूरी नहीं है. इट इज़ एक्चुअली पीवाईक्यू जो हमें आइडिया देता है कि हमें बस ये टॉपिक पे अच्छे से और फोकस करना चाहिए. येस, ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज हैज़ अ वाइटल रोल टू प्ले. लाइक हम कई बार कोई क्वेश्चन करते हैं मॉक टेस्ट का या किसी का, तो वी फील कि इतना टफ तो नहीं आने वाला नीट में, पर पीवाईक्यूज इज समथिंग जो आ चुका है और आ सकता है. सो उसमें यू हैव नो डाउट. तो येस, बायोलॉजी में डूइंग पीवाईक्यूज विल प्रोवाइड यू एन एक्स्ट्रा एज. उसमें मैंने पीवाईक्यूज किए थे जो क्वेश्चंस नहीं बने या जो मेरे से हो गए क्रैक, बट आई फेल्ट कि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड मेरे रिवीजन में होना चाहिए, तो वो मैंने पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिखे थे, सो दैट जब मैं रिवाइज करती थी तो आई कुड गेट दैट एट अ ग्लांस. सो दैट वाज हेल्पफुल. नाउ लेट्स डाइसेक्ट कि टेस्ट में अपना पहला सब्जेक्ट इनका अप्रोच क्या रहता था, क्योंकि टेस्ट में ऑफ कोर्स इनके बहुत ऑसम स्कोर आते थे. 650 और हाईएस्ट आई गेस 692 गए थे. हाँ, या सो उसके लिए एक टेस्ट की यू नो अप्रोच होनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कैसे करना चाहिए, कितने टाइम में कवर करना चाहिए. तो लेट्स डाइसेक्ट बायोलॉजी पार्ट इन दिस. मैं टेस्ट में सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करती थी, बिकॉज टू माई ओपिनियन इट वॉज माई स्ट्रेंथ एंड कम टाइम लगता था करने में, एंड मेरा वो हो जाता था. तो आई हैड कि अब मेरे पास लाइक 2 आवर्स है, 2.5 आवर्स है, अब अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री करेंगे. सो येस, दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी अटेम्प्टिंग द पेपर. तो सबसे पहले कि बायोलॉजी तो सबसे पहले चालू कर दी थी. टारगेट क्या रहता था कि ये 100 क्वेश्चन, क्योंकि 90 तो कंपलसरी थे, लेकिन 100 क्वेश्चन कितने टाइम में कवर हो जाना चाहिए, और मिनिमम तुम्हारा कितना टाइम आज तक लगा है? Okay, so maximum I have taken 40 minutes and minimum 30 minutes. Yes. तो उसमें मेरा स्ट्रैटेजी यही रहता था कि 100 क्वेश्चंस हैं, तो जो एक्स्ट्रा ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते थे उसमें उन 15 क्वेश्चंस में आई वुड स्टार्ट. मेरे को जो भी 100% पता है वो मैं OMR में साथ में फिल करती थी. जिसमें मेरे को थोड़ा सा भी डाउट था वो मैं ना फिल करके आगे का क्वेश्चन देखना प्रेफर करती थी, बिकॉज मैं चांस नहीं लेना चाहती थी. राइट, एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अगला ऑप्शन देखो, क्या पता आपको वो बेटर आता हो. तो तू मतलब कुछ लोग होते जो सारे पहले क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लेते, उसके बाद OMR भरते. तुम सॉल्व करते करते OMR भरती थी अपना? यस, ये सबकी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है. यू नीड नॉट फॉलो जो हम करते थे. जैसे मैं तो पैरेलल करती थी, जो क्वेश्चन देखा उसको सॉल्व किया एंड उसके बाद साथ में ही साइमल्टेनियसली मार्क कर दिया. एंड ऑल्सो अभी 2-3 साल से तो एक नई स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ी. सेक्शन बी आ चुका है, 15 क्वेश्चन, उसमें से कोई 10 अटेम्प्ट करने हैं. तो कुछ होते हैं कि भैया मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 10 देखता हूँ, उसके आगे के 5 देखता है क्योंकि टाइम नहीं बचता. तो वो भी एक अलग स्ट्रेटेजी लोग फॉलो करते. तो आई वुड लाइक टू आस्क मुस्कान, तुम्हारी क्या रहती थी? मेरी स्ट्रैटेजी थी कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसमें जिसमें भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ वो तो मैं करती थी. जिसमें थोड़ा सा भी डाउट है आई विल प्रेफर कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ, सो दैट बेटर मार्क्स आए एंड आई विल बी मोर अश्योर्ड. सो द थिंग इज वो सारे के सारे 15 सॉल्व करती थी. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ स्टार्टिंग के 10 कर लो या वो कर लो. और उसके बाद भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चेक करना है. तो वो पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना कि आपको 15 क्वेश्चन में कभी कभी कोई एक क्वेश्चन हमें आ रहा होता है, लेकिन मे भी हमारा फेवरेट टॉपिक ना हो, लेकिन दूसरे क्वेश्चन का हमारा एकदम अप्रोप्रिएट आंसर हमें पता है. तो जस्ट आपका आंसर सही आना चाहिए, वो आपका मेन पॉइंट होना चाहिए. ये क्वेश्चन या आपका फेवरेट टॉपिक था, फेवरेट चैप्टर था, उससे आपका क्वेश्चन बन नहीं रहा, वो ईगो उस समय नीट वाले टाइम आपको नहीं लेना है. तो इसका मिनिमम टाइम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का था 30 मिनट, या मैक्सिमम गया 40 मिनट जब पेपर टफ आता था, जब बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते थे. तो ऑफकोर्स इतने कम टाइम में अगर ये सॉल्व करे दैट मीन्स इसका सोर्स ऑफ क्वेश्चन कहीं से होगा, कहाँ से बहुत ज़्यादा सॉल्व करती थी. तो तू मैक्सिमम कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करती थी? सी मोस्टली मैं कोचिंग मॉड्यूल्स जिसमें मैं एनरोल्ड थी कोचिंग में, उसके मॉड्यूल्स सॉल्व करती थी. एंड उसमें मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट NCERT रीडिंग, मल्टीपल रीडिंग्स इन फैक्ट.
तो ऑफकोर्स शी वॉज एनरोल्ड इन आकाश, तो आकाश की मॉड्यूल सॉल्व करती थी। तो आप भी किसी कोचिंग में उस कोचिंग की सोर्स को ट्रस्ट करके उसको सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करते रहें। एंड देयर इज़ वन मोर कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो भी एक एनटीए वाले बुक बनाते हैं, तो उसका क्या वो तुमने सॉल्व की थी, क्योंकि बहुत लोग करते हैं सॉल्व जनरली। सी टू बी ऑनेस्ट मैंने वो नहीं सॉल्व किया था, मैंने एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स रीड किया था, अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को जो क्वेश्चंस नहीं बने थे उनको स्टार मार्क करके अपनी एनसीईआरटी में ही इनकॉर्पोरेट किया था। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। बहुत सारे रिसोर्सेज मैंने नहीं यूज़ किए थे, रादर एक को ही मल्टीपल टाइम्स किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज कि इनके टेस्ट में स्कोर कितने आते थे। तो सबसे पहले आकाश में पहले टेस्ट का जो आपका स्कोर था एंड लास्ट मंथ में आपके क्या स्कोर आ रहे थे वो थोड़ा बता दो। देयर वाज एन एग्ज़ाम कॉल्ड AIATS, तो उसमें आई वाज गेटिंग अराउंड 630, 640, 650 एट टाइम्स। उसके बाद जो मेरा मैंने लास्ट 2 days प्रायर टू नीट मैंने दिया था एक एग्ज़ाम मॉक टेस्ट, उसमें आई हैड 648 और 650 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट या। एंड हाईएस्ट स्कोर कितना था? Like highest in my entire test was 692, once in a blue moon thing. नहीं बट यू नो स्कोरिंग 692 इन AITS, वो कंटिन्यू यू नो लगातार टेस्ट देना, टेस्ट को एनालिसिस करना, डाउट्स पूछना, वो करना, इतना सब करते करते अगर फिर एक कोई ऐसा एवरेज या इजी पेपर आता है ना, तब इंसान उस स्कोर तक पहुंच सकता है। तो जस्ट देख के एकदम से ठान लो कि मेरा हर टेस्ट में 692 है, वो ज़रूरी नहीं होता। एंड ऑल्सो कुछ एस्पिरेंट्स ये होते हैं कि वो टेस्ट से पहले एक्सपेक्ट करते कि उनका सब कुछ हुआ रहे, इवन वो लोग टेस्ट अपना पोस्टपोन कर देते कि नहीं अभी 1-2 दिन बाद में दूंगा, जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं भी कहता था, मुस्कान भी एडवाइस करेगी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होने वाला आपका। येस, आई वुड डेफिनेटली अग्री टू दिस। हम ऐसा सोचते हैं कि सब पढ़ के अच्छे से मॉक टेस्ट देंगे, फिर एनालाइज करेंगे कि हमने कैसा परफॉर्म किया। वो टाइम तो कभी नहीं आने वाला, ना हमारा है ना किसी और का आएगा। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मॉक टेस्ट जब से भी स्टार्ट हो रहा है, इफ़ यू आर इन अ कोचिंग या कोई आपने ऐप लिया हुआ है, आप स्टार्ट कर दो देना। स्लोली एंड स्टेडली यू विल गेन दैट पेस। बिकॉज 100 चैप्टर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक है, आप सब में मास्टर हो जाओ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। टेस्ट ही वो टॉपिक्स को हाईलाइट करके आपके सामने रखते हैं कि आपको इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए लोग कहते हैं कि टेस्ट ज़्यादा दो, PYQ दो, ताकि आपको नेट टॉपिक्स और नेट चैप्टर्स पता चल जाए जिस पे फोकस करना है। आप एवरी चैप्टर में मास्टर नहीं हो सकते हो। सो कंक्लूडिंग दिस वीडियो, मुस्कान एक प्यारा सा मोटिवेशन थॉट करेगी और हम और भी वीडियोज़ उसके साथ अगर करेंगे, अगर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया हो तो। येस ऑफ कोर्स। देखो, नीट इज़ अ प्रिपरेटरी जर्नी एंड जर्नी में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, बट यू हैव टू बी, मतलब ऐसा तैरते रहना है, लगे रहना है, एंड यू विल गेट इट। सो वन थिंग आई वुड डेफिनेटली से कि सेल्फ डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। तो सेल्फ डाउट नहीं करना है। इफ़ वी कैन डू इट देन यू कैन एज वेल, एंड यू मे नॉट विन इमीडिएटली बट वुड डेफिनेटली। सो ऑल द बेस्ट. So I hope you like this video. We will meet in the next video. Till then, take care and bye bye. Like and subscribe to my channel and share it with all of your friends.